नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रंप के एक तीर से तीन निशाने, चीन और कनाडा को जोरदार झटका, भारत को मिली खुशखबरी। खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार ने शुक्रयान 1 मिशन को दी मंजूरी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने को हरी झंडी, 2035 से पहले कमाल करेगा इसरो। आगे जिक्र होगा कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहेब का संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान में सेना ने बदला पाला, सैनिकों के साथ जश्न मना रहे इमरान समर्थक, तख्ता पलट की आहट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 6G की ओर कदम, 5G में बदलाव, भारत में 2030 तक नई डिजिटल क्रांति का आगाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप के एक तीर से तीन निशाने, चीन और कनाडा को जोरदार झटका, भारत को मिली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद संभालते ही मैक्सिको व कनाडा से अमेरिका के बाजार में आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% शुल्क लगेगा और चीन से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रंप जनवरी के तीसरे सप्ताह में सत्ता संभालने वाले हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुल आयात में इन तीन देशों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। चीन ने अमेरिका को पिछले वर्ष 448 अरब डॉलर का, तो मैक्सिको ने 457 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 437 अरब डॉलर का रहा। भारत ने गत वित्त वर्ष में अमेरिका को 82 अरब डॉलर का निर्यात किया था। आयात शुल्क लगने से अमेरिका के बाजार में चीन, मैक्सिको व कनाडा के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग वहां कम हो सकती है। इससे भारत को इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, अपैरल, मशीनरी व खिलौने जैसे कई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पाद के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने शुक्रयान 1 मिशन को दी मंजूरी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने को हरी झंडी, 2035 से पहले कमाल करेगा इसरो। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक कीर्तिमान रच रहे इसरो की नजरें अब शुक्र ग्रह पर हैं। पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचने वाला भारत ने शुक्रयान मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसे 2028 में लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत शुक्रयान 1 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें 5 मॉड्यूल होंगे। हम 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। भारत चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है। मिशन के तहत न केवल चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, बल्कि चंद्रमा से मिट्टी के नमूने भी धरती पर लाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत का सख्त रुख पूरी दुनिया के सामने रखा और कहा कि मैं देश का ये संकल्प दोहराता हूँ कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिनकी मृत्यु हुई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सेना ने बदला पाला, सैनिकों के साथ जश्न मना रहे इमरान समर्थक, तख्ता पलट की आहट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने डेरा डाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के बिना इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद इमरान खान के हजारों समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौरान हुई झड़पों में 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना को बुला लिया है। हालांकि कई सैनिकों को इमरान खान के समर्थकों के साथ गले मिलते भी देखा गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना आवाम के गुस्से को देखकर कभी भी पाला बदल सकती है।
दोस्तों आपको बता दें कि ये रैली इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में निकाली जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सोमवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6G की ओर कदम, 5G में बदलाव, भारत में 2030 तक नई डिजिटल क्रांति का आगाज। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी एरिक्सन ने हाल ही में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक दुनिया फिलहाल 5G ऐसे यानी कि स्टैंड अलोन और 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद 6G तकनीक टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी जो नेटवर्क को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी बताया गया है कि भारत में 6G का लॉन्च कब हो सकता है और 5G नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। भारत में 5G का लॉन्च कब होगा? एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों में 6G टेक्नोलॉजी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। कंपनी का मानना है कि 6G 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल लेबनान युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत, कहा क्षेत्र में आएगी शांति और स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम हमेशा से तनातनी खत्म करने, संयम बरतने और बातचीत तथा राजनीतिक कूटनीति अपनाने पर बल देते रहे हैं। हमें लगता है कि इस घटनाक्रम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम बुधवार सुबह शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम इजराइल और लेबनान के बीच घोषित संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि इस घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वैश्वीकृत दुनिया में कहीं भी संघर्ष वास्तव में हर जगह समस्याएं पैदा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह के साथ बड़ी बैठक, पता चलेगा सीएम कौन, शिंदे या फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम रेस पर सभी की नजर है। इस समय ये काफी दिलचस्प मोड़ भी ले चुकी है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि उन्हें तो बीजेपी का सीएम स्वीकार है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कल अमित शाह के साथ तीनों ही पार्टियों की दिल्ली में बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री को लेकर फैसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने तो साफ कह दिया है कि एनडीए जो फैसला लेगा उन्हें वो स्वीकार रहने वाला है। यहाँ तक कहा गया है कि उनकी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन पेश नहीं की जाएगी। अभी तक के लिए ये बताने के लिए काफ़ी है कि राज्य में अब बीजेपी मुख्यमंत्री बन सकता है। खुद शिंदे ने भी कह दिया है कि उन्हें बीजेपी सीएम मंजूर है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि पूर्व सीएम द्वारा बीजेपी की 132 सीटों के सामने सरेंडर कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद का फन कुचलने के लिए पुलिस का बड़ा प्रहार, जैश और लश्कर से जुड़े 56 ठिकानों पर छापेमारी, कई गिरफ्तार। जी दोस्तों, जम्मू संभाग में सिर उठा रहे आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए पुलिस ने बीते 48 घंटों में उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने इन 6 जिलों में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क में शामिल तत्वों के 56 ठिकानों की तलाशी लेकर आतंकवाद की कमर में कील ठोक दी। इस कार्रवाई में आतंकियों के विभिन्न ओवरग्राउंड वर्कर्स और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज, बड़ी मात्रा में नकदी, हथियार व अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने यह अभियान बीते 2 वर्ष के दौरान राजौरी, पूंछ, रियासी, उधमपुर और किश्तवाड़ में हुए विभिन्न आतंकी हमलों और सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ के मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर चला रखा है। जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि इस अभियान के दौरान तलाशी के दौरान मिले साजो सामान और जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू संभाग में जो भी तत्व हिंसा फैलाने, आतंकियों की मदद करने, उनके नेटवर्क को तैयार करने में शामिल हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत अब तक जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 56 जगहों पर छापे मारे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के मिसाइल से थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान।
पाकिस्तान जैसे देश जल्द हो सकता है परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत आज से लेकर 30 नवंबर के बीच में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके लिए भारत ने NOTAM जारी कर दिया है, जिसमें 3490 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंछ में LOC के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना, सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद जिन्हें आतंकवादी माना जा रहा है, उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पुलिसकर्मियों के साथ मेंढर सेक्टर में बेहरी राख जंगल और उसके आसपास के गांव को घेर लिया है। अधिकारी ने बताया कि कसबलारी, ब्रेला, हुंडई गली और मानकोट के आसपास के इलाकों में भी घेराबंदी और तलाशी अभियान चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। व्लादिमीर पुतिन की सेना फिर से बरपा रही कहर, यूक्रेन पर पूरी रात ईरानी ड्रोन से किया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने बीती रात जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ओर से पूरी रात 188 ड्रोनों के जरिए हमले किए गए। इन हमलों में कई अहम इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में भी लोगों को हमले का शिकार होना पड़ा है। कीव में भी सायरन बजते रहे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रात में हमला हुआ और दुश्मन देश ने ड्रोन्स दागे। इन ड्रोन्स के अटैक में कई इमारतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है कि ये हमले ईरान में बने शाहेद ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि बीते एक महीने में रूस के हमले यूक्रेन में तेज हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से रूस की सेना की आक्रामकता कम हो रही थी, लेकिन उससे फिर से हमले तेज किए हैं। कई विश्लेषकों और वार ब्लॉगर्स का कहना है कि यूक्रेन से रूस ने लंदन के आधे के बराबर एरिया छीन लिया है। जानकारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ रूस की सेना के हमले तेज हैं, तो वहीं यूक्रेन ने भी अमेरिकी मिसाइलों के जरिए टारगेट किया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि युद्ध भीषण भी हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जंग का मैदान बना इस्लामाबाद, हजारों इमरान समर्थकों ने घेरी राजधानी, 4 सैनिक भी मारे गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार से लेकर अब तक बवाल जारी है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स ने फायरिंग भी की है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी पंजाब की सरकार का दावा है कि इमरान खान समर्थकों के हमले में 4 सैनिकों और एक पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब से हजारों की संख्या में रविवार से ही लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। इन लोगों का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन गंदापुर कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से आए इमरान खान समर्थकों की मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी तोशखाना समेत कई मामलों में जेल में बंद हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने इमरान खान समर्थकों पर आरोप लगाया है कि वो बवाल कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों तक पर हमला कर रहे हैं। वहीं बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के समर्थकों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में तमाम बैरिकेडिंग लगाने के बाद भी इमरान खान के समर्थक अंदर तक घुस गए। यही नहीं, इमरान समर्थकों का कहना है कि सेना और पुलिस की फायरिंग में 2 लोग मारे गए हैं और 4 घायल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, QR कोड के साथ आएंगे नए कार्ड, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। सरकार ने सोमवार को 1435 करोड़ रुपए की पैन 2.0 परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 1435 करोड़ रुपए की लागत के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। बयान के मुताबिक QR कोड के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर को मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा, यानी मौजूदा पैन के नंबर को बदलने बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ये परियोजना टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के टेक्नोलॉजी ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 45 दिनों में सुधारो कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस को अमित शाह की 2 टूक, कहा 1.5 महीने बाद फिर करूंगा मीटिंग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त समेत दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को गृह मंत्रालय बुलाकर
लचर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर खिंचाई करते हुए जल्द हालात में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन यूनिटों को नए सिरे से मजबूत बनाने पर बल दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए इन यूनिटों को मजबूत बना पाना बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए 45 दिन की मोहलत दी और 1.5 महीने बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही। राजधानी में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेल व क्राइम ब्रांच को मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी गैंगस्टरों के आतंक पर काबू पाया जा सकता है। हाल के महीनों में राजधानी में बेतहाशा बढ़ते अपराध पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा सवाल उठाने पर गृह मंत्री ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को गृह मंत्रालय तलब किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ये एक पथ प्रदर्शक निर्णय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भूमि को रसायनों से मुक्त रखने की बड़ी आवश्यकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2481 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, युवाओं और छात्रों के लिए आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सभी जानते हैं कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं और इसलिए पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है। सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे। सभी विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाएं लाई जाएंगी और उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और फिर देश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान। मोदी और राहुल की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने किया विमोचन। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान अब आप मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को भारत की 2 प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों के स्पीकर पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में भारत की इस प्राचीन भाषा मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया था। दोस्तों, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये संविधान देश को मेधावी लोगों की देन है और इसने देश की विविधता को अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमारा देश विश्व बंधु के रूप में उभरा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र अपने संविधान निर्माताओं को नमन करता है। हमने इस अवधि में काफ़ी प्रगति की है और अब तो महिला सशक्तिकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने महिला सांसदों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ज़रूरी जन सुविधाओं पर फोकस किया है। हमारे संविधान का यही उद्देश्य है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मिलकर सामान्य लोगों के हितों के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सभी लोग एक साथ हैं और विविधता में एकता बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरे विश्व ने सराहा। अमित शाह ने 26 से 11 हमले की बरसी पर एक्स पर किया पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 26 से 11 की मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि साल 2008 में मुंबई में कायर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर मानवता को शर्मसार किया था। 26 से 11 के मुंबई हमलों में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को नमन करता हूं। गृह मंत्री ने साथ ही लिखा कि आतंकवाद समूची मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरे विश्व ने सराहा है और आज भारत आतंक विरोधी पहलों में विश्व में अग्रणी बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। हम उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अत्यंत साहस के साथ लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन घाव को याद करते हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुओं
हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार। पुजारी की गिरफ्तारी पर भारत सरकार का आदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। दास को सोमवार को शाम 4:30 बजे हजरत सहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दास को 31 अक्टूबर को दर्ज एक मामले के संबंध में कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के 6ठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में हो गया बड़ा बवाल, इमरान खान के समर्थकों ने घेर लिया पूरा इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।